दोस्तों, हम अपने आसपास की दुनिया को समझने के लिए अपने सेंसेस पर रिलाय करते हैं और अगर कोई चीज हम अपने इन सेंसेस के थ्रू ऑब्जर्व कर लेते हैं तो हमारे लिए वो चीज सच हो जाती है और तब हम भरोसे के साथ कह पाते हैं कि मैंने इसको खुद एक्सपीरियंस किया है और इसीलिए ये सच है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये जो सेंसेस नेचर ने हमें दिए हैं वो कितने रिलायबल है? क्या वाकई में सच को जानने के लिए इन पर भरोसा किया जा सकता है? क्या हमारा सेंसरी परसेप्शन वाकई में हमारे आसपास मौजूद दुनिया की एकदम ठीक ठीक पिक्चर हमारे सामने रखता है, या फिर इसमें कोई फ्लॉ भी है या फिर इसकी कोई सीमा भी है? ये ठीक है कि हमारा सेंसरी परसेप्शन हमारी लाइफ से जुड़े फैसले लेने के मामले में काफी रिलायबल है, क्योंकि इसी के सहारे हम इंसान यहाँ तक पहुंचने में कामयाब हुए। पर जब बात आती है इस दुनिया की रियलिटी को समझने की, तब क्या हम अपने सेंसेस पर भरोसा कर सकते हैं? वैसे इस सवाल को अगर आप किसी साइंटिस्ट से पूछें या फिर किसी स्पिरिचुअलिस्ट से पूछें तो दोनों का जवाब लगभग एक ही जैसा होता है। स्पिरिचुअलिस्ट भी यही कहता है कि हमारे सेंसेस हमारे सर्वाइवल के लिए तो ठीक है, पर रियलिटी को समझने के लिए उतने रिलायबल नहीं। These five senses are not reliable. एटलीस्ट यहाँ तक दोनों साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी साथ साथ है, बट इसके बाद दोनों के रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। साइंस जहां ऑब्जेक्टिव रियलिटी पर जोर देता है, वहीं स्पिरिचुअलिटी सेंसरी परसेप्शन को अनरिलायबल बताने के बाद दोबारा से घुमा फिरा कर आपको सब्जेक्टिव परसेप्शन की ही गोद में लाकर बिठा देती है और कहती है कि आप अपने एक्सपीरियंस से रियलिटी को समझ सकते हैं। जबकि साइंस कहता है कि अपने सेंसरी परसेप्शन पर रिलाय करने के बजाय इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करो, हर चीज को मेजर करो, डेटा कलेक्ट करो और उसके बाद किसी कंक्लूजन पर पहुंचो। साइंस का पूरा प्रिमाइस ही इस पर खड़ा है कि हमारा सेंसरी परसेप्शन परफेक्ट नहीं है एंड इवन हमारा ब्रेन भी यूनिवर्स की रियलिटी को समझने के लिए इवॉल्व नहीं हुआ है, बल्कि हमारे जितने भी बॉडी ऑर्गन्स हैं इंक्लूडिंग आवर सेंसरी ऑर्गन्स एंड ब्रेन, इनका प्राइम मोटिव सर्वाइवल है, ना कि यूनिवर्स की रियलिटी को समझना। और इसीलिए साइंस के थ्रू हमने वो मेथड्स डेवलप किए हैं ताकि हम अपने अंदर की कमियों को दरकिनार करके सच्चाई की तह तक पहुंच सकें। अगर आप भी सच तक पहुंचना चाहते हैं तो इसके लिए जरूरी है कि आप अपने अंदर की जो कमियां हैं उन्हें पहले अच्छे से समझ लें। कैसे आपके ही सेंसरी ऑर्गन्स एंड आपका ही ब्रेन आपको ट्रिक करता है और बावजूद इसके आप ये सोचते हो कि आपने जो अपनी आंखों से देखा है, आपने जो एक्सपीरियंस किया है, आपने जो सोचा है वो परफेक्ट है। पर सच ये है कि वो एक्चुअल में इतना परफेक्ट होता नहीं। जरा इस इमेज को देखिए, क्या आपको इसमें कोई एबनॉर्मलिटी दिख रही है? अब जरा अपने फोन को अपसाइड डाउन करके इस इमेज को दोबारा देखिए। देखा आप कितनी बड़ी एबनॉर्मलिटी को पकड़ने से चूक गए। वेल, इसमें आपकी गलती नहीं है, ऐसा होता है हमारे ब्रेन की वजह से। हमारे ब्रेन में फेसेस को रिकॉग्नाइज करने का एक स्पेशलाइज्ड प्रोसेस है जो आंखों और मुंह पर ज्यादा फोकस करता है, क्योंकि इन्हीं के थ्रू हम किसी के इमोशंस को समझते हैं और अगर उसमें कोई एबनॉर्मलिटी नहीं दिखती है तो वो उसे एक नॉर्मल फेस की तरह रजिस्टर करता है। एंड बिकॉज इस इमेज में फेस तो उल्टा है बट आंखें और लिप्स सीधे हैं और इसीलिए हमारे ब्रेन को इसमें कोई गड़बड़ी नहीं दिखी। ओके, अब जरा इस चेस बोर्ड को देखिए और जरा बताइए कि ए एंड बी चेक बॉक्स में से कौन सा बॉक्स ग्रे है और कौन सा व्हाइट है। अब ये तो आसान है, जाहिर सी बात है कि ए ग्रे है और बी व्हाइट है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। ये दोनों ही चेक बॉक्स असल में सेम ही कलर के हैं। ध्यान से देखिए, एक ही कलर के हैं। यकीन नहीं हो रहा है ना? चलिए कोई बात नहीं, अभी यकीन हो जाएगा। अगर हम ए एंड बी चेक बॉक्स को सेम कलर की स्ट्रिप से कवर करते हैं तो हमें पता चलता है कि दोनों एक्चुअल में एक ही कलर के हैं। अच्छा, अब जरा इस ग्रिड को देखिए, क्या आपको इसमें कहीं कहीं पर ग्रे डॉट्स दिख रहे हैं? ओके, अब एक काम कीजिए, जहां भी आपको ग्रे डॉट्स दिख रहे हैं उसे देखिए। क्या हुआ? ग्रे डॉट्स गायब हो गए? इसमें मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके भी इसे चेक कर सकते हैं। दोस्तों, इसे ऑप्टिकल इल्यूजन कहते हैं और इससे हमारे ब्रेन के कॉग्निटिव फंक्शन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजों का पता चलता है। एक्चुअल में हम अपने सेंसरी ऑर्गन्स को एक रिकॉर्डर की तरह समझते हैं जो कि अपने आसपास मौजूद डेटा को गैदर करके हमें अपने आसपास की दुनिया को समझने में मदद करते हैं। पर असल में ये मामला इतना सीधा नहीं है। हमारा परसेप्शन सीधे ही इस डेटा से बिल्ड नहीं होता, बल्कि हमारा परसेप्शन हाईली फिल्टर्ड एंड एडिटेड होता है। हमारा ब्रेन एक स्किल्ड एडिटर की तरह केवल जरूरी इंफॉर्मेशन को ही हमारे परसेप्शन में आने देता है और इस इंफॉर्मेशन को भी एनहांस करता है ताकि हम किसी पैटर्न को बेहतर तरीके से रिकॉग्नाइज कर सकें और हमारा सर्वाइवल एंश्योर हो सके। तो बेसिकली हमारा परसेप्शन एक्यूरेसी के लिए नहीं बना है, बल्कि फंक्शनैलिटी के लिए बना है ताकि हमारा काम चल जाए। इसका सीधा सा मतलब है कि जो रियलिटी एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है वो उस रियलिटी से अलग है जिस रियलिटी का मॉडल हमारा ब्रेन हमें बनाकर देता है। अब जैसे हम सभी अपनी आंखों पर बहुत भरोसा करते हैं और ऐसा सोचते हैं कि हमने जो देखा है हम उसे बहुत एक्यूरेटली नोटिस करते हैं, पर ऐसा नहीं है।
हमारा विजन एक्चुअल में उतना एक्यूरेट नहीं होता जितना हम सोचते हैं। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो हमारी आंख एक समय में उस ऑब्जेक्ट की केवल एक माइन्यूट सी डिटेल को ही क्लियरली देख पाती है, जिसकी वजह है कि हमारी आंख के रेटिना का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही डेंस फोटो रिसेप्टर सेल से पैक्ड है। इसे फोविया कहते हैं। रेटिना के इस हिस्से को छोड़कर बाकी हिस्से में जो इमेज बनती है वो काफी हद तक ब्लर्ड होती है। इसे टेस्ट करना चाहते हैं तो किसी बुक के किसी पैसेज में किसी वर्ड पर नजर जमाकर उससे 2 लाइन नीचे या 2 लाइन ऊपर का टेक्स्ट पढ़ने की कोशिश कीजिए। आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में हमारे विजन का कितना छोटा सा हिस्सा ही क्लियर विजन में होता है। यही नहीं, हमारे रेटिना के बीच में एक ऐसा ब्लाइंड स्पॉट भी मौजूद है जहां हम कुछ भी नहीं देख पाते। इसे स्कॉटोमा कहते हैं। ये वो एरिया है जहां से सारी ऑप्टिकल नर्व्स निकलकर ब्रेन में जाती हैं, पर रेटिना के बीच में एक ब्लाइंड स्पॉट होने के बावजूद हमें ये जरा भी महसूस नहीं होता, क्योंकि हमारा ब्रेन इस जगह को प्रोसेसिंग के दौरान फिक्स कर देता है। तो कहने का मतलब है कि एक्चुअल रियलिटी में और परसीव्ड रियलिटी में बड़ा फर्क होता है। अगर अभी भी आपको लगता है कि आपकी आंखें आपको दुनिया की सही पिक्चर दिखाती हैं और एक एक डिटेल को सही से कैप्चर करती हैं, तो चलिए एक टेस्ट करते हैं। टेस्ट बड़ा सिंपल है। कुछ प्लेयर्स एक दूसरे को बास्केटबॉल पास कर रहे हैं। आपको सिर्फ ये नोटिस करना है कि व्हाइट कपड़ों में जो प्लेयर्स हैं उन्होंने कितनी बार बॉल को पास किया। सो आर यू रेडी? तो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो बताइए आपका आंसर क्या है। अगर आपका आंसर 15 है तो आप सही है, बट क्या आपने किसी गोरिल्ला को देखा? अगर नहीं देखा तो जरा दोबारा से इस क्लिप को रिवर्स करके देखिए। हाँ जी, तो अब गोरिल्ला दिखा आपको? जरा सोचिए, इतना बड़ा गोरिल्ला आपकी आंखों के आगे से निकल गया और आपने नोटिस भी नहीं किया। इसमें वैसे आपकी गलती नहीं है। जितने भी लोग इस क्लिप को पहली बार देखते हैं उनमें से ज्यादातर को ये गोरिल्ला नहीं दिखता। और ये टेस्ट हमें बताता है कि हमारा अटेंशन कितना सिलेक्टिव होता है। यानी अगर हम कहीं पर फोकस कर रहे हैं तो बाकी डिटेल्स हमारे परसेप्शन में आने से छूट जाती हैं। विजन के बारे में आमतौर पर हमको यही लगता है कि ये 1 वे प्रोसेस है, मतलब आईज ने इंफॉर्मेशन को कैप्चर करके ब्रेन को दे दिया, बट एक्चुअल में ये 2 वे प्रोसेस है। जो इमेज रेटिना ने कैप्चर करके ब्रेन को भेजी है, ब्रेन उसका सेंस बनाने की कोशिश करता है, उसे इंटरप्रेट करने की कोशिश करता है, उसे मेमोरी में मौजूद इंफॉर्मेशन से मैच करने की कोशिश करता है, और अगर कोई मैच बनता है तो उसे और ज्यादा उसके जैसा बनाने की कोशिश करता है। यही वजह है कि हमें कई बार रैंडम चीजों में भी किसी जानवर जैसी शेप दिख जाती है, किसी का चेहरा नजर आ जाता है, और जितनी गहराई से आप उसे देखते हैं वो शेप और भी ज्यादा उसके जैसी दिखने लगती है। इसे पैराडोलिया कहते हैं। जैसे जरा इस इमेज को देखिए, क्या आपको इसमें एक इंसान का चेहरा नजर आ रहा है? ये इमेज नासा के वाइकिंग 1 स्पेसक्राफ्ट ने कैप्चर की थी जब वो मार्स पर लैंडर के लिए साइट तलाश रहा था। इसी तरह जरा इस इमेज को भी देखिए और इस इमेज को भी। हमारा ब्रेन चेहरों को पहचानने में इतना एक्सपर्ट है कि वो रैंडम चीजों में भी कोई चेहरा देख लेता है, और केवल देखता ही नहीं है बल्कि उसे इमोशंस भी दे देता है। यही वजह है कि आग की लपटों में किसी को साईं बाबा दिख जाते हैं, बर्ड शिट में किसी को जीसस दिख जाते हैं, और आलू में किसी को गणेश जी दिख जाते हैं। और ये पैराडोलिया केवल विजुअल नहीं होता बल्कि ऑडिटरी भी होता है। जैसे जरा इस वीडियो को देखिए और बताइए आपको क्या सुनाई दे रहा है। पार 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 पार। अगर आपने बार 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 सुना तो आप सही। अब जरा इस क्लिप को सुनिए। पार 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 पार। तो इस बार क्या सुना आपने? फार फार फार, राइट? बट यू आर रॉन्ग दिस टाइम। एक्चुअल में दोनों वीडियोस में साउंड सेम ही है, डिफरेंस सिर्फ विजुअल का है। यकीन नहीं होता तो चलिए अब दोनों वीडियोस को साइड बाय साइड सुनिए। पार 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 पार। वीडियो के बदलने से साउंड जो हम सुनते हैं वो भी बदल जाता है। एक्चुअल में जब हम कोई साउंड सुनते हैं तो हमारा ब्रेन उस साउंड सिग्नल को इंटरप्रेट करने के लिए अदर क्लूज भी तलाश रहा होता है, और अगर उससे वो क्लू कहीं से मिलता है तो वो उस साउंड को भी उसी की तरह इंटरप्रेट करने लगता है। यही वजह है कि होठों की मूवमेंट के विजुअल क्लू की वजह से सुनाई देने वाली साउंड भी बदल जाती है, और ये केवल होठों की मूवमेंट की वजह से नहीं होता बल्कि साउंड के साथ चलने वाले टेक्स्ट की वजह से भी हो जाता है। जैसे जरा इस साउंड को ध्यान से सुनिए। तो क्या सुना आपने? कुछ समझ में आया आपके ये साउंड क्या कह रही? ओके, अब जरा इसे दोबारा ध्यान से सुनिए। ये क्या हुआ? जो साउंड इससे पहले तक गिबरिश साउंड कर रही थी अब क्लियरली समझ में आ रही। यही नहीं, अब इस साउंड को आंख बंद करके भी सुनेंगे तो भी आपको क्लियरली सुनाई देगा कि क्या कहा जा रहा है।
आपके ब्रेन को बस एक क्लू चाहिए था, वो उसे जैसे ही मिला उस साउंड को लेकर उसका परसेप्शन पूरी तरह से बदल गया। एक क्रिएटर है मेनिया की दुनिया नाम से, वो इस इफेक्ट का ही अपनी वीडियोस में इस्तेमाल करते हैं। किसी इंग्लिश सॉन्ग के साथ में कुछ सिमिलर सा साउंड करने वाला टेक्स्ट चला देते हैं और फिर प्रिटी लिटिल बेबी हमें सुनाई देता है, बीड़ी ले लो बेबी। अभी कुछ साल पहले नासा ने सन की वाइब्रेशंस को साउंड फॉर्म में कन्वर्ट करके अपनी वेबसाइट पर पोस्ट किया था, जिसमें कुछ लोगों को ओम की आवाज सुनाई दे गई और फिर सोशल मीडिया पर इसे खूब फैलाया गया। बट एक्चुअल में इस साउंड में सिर्फ कुछ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज का एक शोर सा है। अगर आप इसमें ओम की साउंड तलाशेंगे तो यह आपको ओम जैसा ही साउंड करने लगेगा। तो मुझे लगता है यहां तक आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि एक्चुअल रियलिटी एंड परसीव्ड रियलिटी में बड़ा फर्क होता है। तो चलिए इसे एक स्टेप और फर्दर लेकर चलते हैं। हम सभी अपने आप को अपनी बॉडीज के अंदर महसूस करते हैं। हमें पता होता है कि ये मेरा हाथ है और ये मेरा पैर है। ऑब्वियस सी बात है, जब ये बॉडी मेरी है तो मैं अपने आप को इस बॉडी में ही महसूस करूंगा। पर सच बताऊं तो ये भी एक परसीव्ड रियलिटी है, क्योंकि इस रियलिटी को भी कुछ एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू बदला जा सकता है। एक एक्सपेरिमेंट मुझे लगता है आप में से कुछ लोगों ने जरूर देखा होगा, जिसमें किसी सब्जेक्ट के रियल हैंड को कवर करके उसकी जगह पर डमी हैंड रख दिया जाता है और थोड़ी देर बाद हमारा ब्रेन उस डमी हैंड को ही अपना हैंड समझने लगता है। यहाँ तक कि जब कोई अचानक से फॉग से उस पर हमला करता है तो सब्जेक्ट फियर एंड शॉक के एक्सप्रेशन के साथ झटके से अपना हाथ पीछे खींच लेता है, जैसे किसी ने उसके रियल हैंड पर ही अटैक कर दिया हो। ये एक्सपेरिमेंट इस चीज को बड़े अच्छे से शो करता है कि इन बॉडी एक्सपीरियंस एक्चुअल में एक परसीव्ड रियलिटी है और अगर आपके ब्रेन को ट्रिक किया जाए तो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस भी आप कर सकते हैं। जैसे कि इस एक्सपेरिमेंट में सब्जेक्ट के बैक साइड में एक कैमरा लगा दिया जाता है, जहां से लाइव फुटेज उसे वीआर गॉगल के थ्रू दिखाई जाती है। इसमें सब्जेक्ट को अपनी बैक दिखाई देती है, बिल्कुल किसी वीडियो गेम के कैरेक्टर की तरह। और जब ऐसा होता है तो वो पर्सन ऐसा फील करता है जैसे वो अपनी बॉडी से बाहर एग्जिस्ट करता है। ऐसा होता है हमारे ब्रेन के एक पार्ट की वजह से, जिसे राइट एंगुलर जायरस कहते हैं। इन बॉडी एक्सपीरियंस को पैदा करने में इसका बड़ा रोल होता है और अगर इसे ट्रिक किया जाए या फिर इसमें किसी वजह से कोई गड़बड़ी पैदा हो जाए, चाहे ड्रग की वजह से या फिर किसी और वजह से, तो वो पर्सन आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस कर सकता है। और मैं बता दूं कि एक्सपीरियंस कोई बहुत ज्यादा रेयर नहीं है। दुनिया के 5% लोग कभी ना कभी अपनी लाइफ में इसे एक्सपीरियंस करते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो हमारी एग्जिस्टेंस के जो बेसिक कंपोनेंट हैं, जिनकी वजह से हम कह पाते हैं कि ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये मेरा शरीर है और मैं एग्जिस्ट करता हूं, वो सिर्फ हमारे ब्रेन की एक कंस्ट्रक्टेड रियलिटी हो सकता है। आप सोच रहे हो कि तो इससे क्या फर्क पड़ता है? वेल, फर्क ये पड़ता है कि जब आप कहते हैं कि ये चीज मैंने अपनी आंखों से देखी, ये बात मैंने अपने कानों से सुनी या ये चीज मैंने खुद एक्सपीरियंस की है, तो आप एक्चुअल रियलिटी के बारे में नहीं बता रहे हैं बल्कि परसीव्ड रियलिटी के बारे में बता रहे हैं। एंड दैट इज व्हाई साइंस पर्सनल एक्सपीरियंस को ज्यादा तवज्जो नहीं देता। अगर आप किसी साइंटिस्ट के पास जाते हैं और कहते हैं कि मेरे घर में एक घोस्ट है, तो वो आपसे पूछेंगे कि डू यू हैव एनी एविडेंस। और अगर आप कहते हैं कि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, तो वो बजाय इस पर विश्वास करने के आपको घर में कैमरे लगाने को कहेंगे ताकि आप उसे रिकॉर्ड कर सको, क्योंकि वो जानते हैं कि आपका एक्सपीरियंस रियलिटी से काफी अलग हो सकता है। और मैं बताऊं, केवल हमारा एक्सपीरियंस ही अल्टर्ड नहीं है, बल्कि उस एक्सपीरियंस को याद रखने का सिस्टम भी उतना एक्यूरेट नहीं। हमारी मेमोरी में भी बस काम चलाऊ डेटा ही स्टोर होता है और वो भी कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। हमें लगता है हमारा ब्रेन किसी रिकॉर्डर की तरह सारे सेंसरी डेटा को रिकॉर्ड करता जाता है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। अगर आपको लगता है ऐसा है, तो जरा इस इमेज में मौजूद आइटम्स को याद रखने की कोशिश कीजिए। आप चाहें तो वीडियो को 1 मिनट के लिए पॉज भी कर सकते हैं। शायद अब आपको समझ आ गया होगा कि ये कितना मुश्किल है। जो चीजें अभी कुछ सेकंड पहले हमारी आंखों के सामने थी, हम उनको भी याद नहीं रख सकते। अगली बार कोई आपको भुलक्कड़ कहे तो उसे ये टेस्ट करवा दीजिएगा। इस टेस्ट से आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि हमारा ब्रेन कितनी कम डिटेल को स्टोर कर पाता है, पर ये डिटेल भी एक्यूरेट नहीं होती है, जिसकी सबसे बड़ी वजह तो यही है कि ये डिटेल एक्चुअल रियलिटी पर नहीं बल्कि परसीव्ड रियलिटी पर बेस्ड होती है, जो कि आप समझ ही चुके हैं कि एक्यूरेट नहीं होती। पर इस मेमोरी को भी स्टोर करने के प्रोसेस में बहुत सारी डिटेल ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लॉस्ट हो जाती है। हर बार जब भी हम किसी चीज को या किसी इवेंट के बारे में याद करने की कोशिश करते हैं, तो हम एक्चुअल में उसे रिकंस्ट्रक्ट और अपडेट करते हैं। यहाँ तक कि हम अपनी मेमोरीज को भी अपने नैरेटिव और अपने बाइसेस के हिसाब से अल्टर कर लेते हैं। एंड इवन जब किसी चीज को लेकर हमारी सोच बदलती है, तो उसके साथ हम अपनी मेमोरीज को भी उस बदले नैरेटिव के साथ फिट करने के लिए अल्टर करते जाते हैं। और इसीलिए सेम इवेंट के बारे में सबके अपने अपने वर्जन्स होते हैं, जो कि कई बार एक दूसरे से काफी अलग होते हैं। हमारी मेमोरीज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपस में फ्यूज भी होती जाती हैं। कई बार हम 2 डिफरेंट इवेंट्स को आपस में मिक्स कर देते हैं। आप जिस इंसिडेंट को किसी इवेंट से जोड़कर बताते हैं, वो इंसिडेंट असल में किसी और इवेंट के दौरान हुआ होता है। यहाँ तक कि हमारा ब्रेन फॉल्स मेमोरी को भी क्रिएट कर लेता है। इसे कॉन्फेबुलेशन कहते हैं। होता क्या है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारी मेमोरी में से कुछ पार्ट लॉस्ट होता जाता है, पर हमें ऐसा फील नहीं होता कि हम कोई इंपॉर्टेंट डिटेल भूल रहे हैं, क्योंकि मेमोरी की कंटिन्यूटी को बनाए रखने के लिए ब्रेन उस गैप को फिल करता जाता है।
फॉल्स मेमोरी से। ये अनकॉन्शियसली होता है और हमें इसके बारे में पता नहीं चलता, पर कुछ बीमारियों में जैसे कि डिमेंशिया में ये खासी परेशानी पैदा करता है। डिमेंशिया के पेशेंट किसी ऐसे इवेंट को कॉन्फेबुलेट कर लेते हैं जो कि एक्चुअली में कभी हुआ ही नहीं था। एक एक्सपेरिमेंट जिसे 1995 में एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट एलिजाबेथ लॉफ्ट ने किया था, उससे हमें पता चलता है कि फॉल्स मेमोरीज को क्रिएट करना एक्चुअल में कितना आसान है। इस एक्सपेरिमेंट में सब्जेक्ट को उनकी लाइफ के 5 इवेंट्स के बारे में डिटेल में लिखने को कहा गया। इन इवेंट्स में से एक इवेंट फॉल्स था। स्टडी में पाया गया कि 25% पार्टिसिपेंट्स उस फॉल्स इवेंट को आइडेंटिफाई नहीं कर पाए और उसके बारे में भी डिटेल देने लगे। यहाँ तक कि जब उनको बताया भी गया कि इनमें से एक इवेंट फॉल्स है, तब भी 24 में से 5 पार्टिसिपेंट्स उस फॉल्स इवेंट को भी नहीं पहचान पाए। और ये कोई इकलौता एक्सपेरिमेंट नहीं है, ऐसे कई एक्सपेरिमेंट किए गए हैं जो इस बात को साबित करते हैं कि हम फॉल्स मेमोरी क्रिएट कर लेते हैं। जैसे दृश्यम मूवी आपको याद है, उसमें अजय देवगन एक्चुअल में लोगों के दिमागों में फॉल्स मेमोरी ही क्रिएट कर रहा होता है। अब ये बिकॉज एक मूवी है इसलिए इसमें से कुछ ज्यादा ही एग्जैजरेट करके दिखा दिया गया है, बट यस एक्चुअल में ऐसा होता है। कई बार इस फॉल्स मेमोरी का सोर्स कोई ऐसी घटना भी होती है जिसे हमने किसी से सुना होता है, पर कुछ समय बाद हम उसे इस तरह से बताने लगते हैं जैसे कि ये हमारे साथ हुआ है। इससे पता चलता है कि कोई बाहरी इन्फ्लुएंस हमारी मेमोरीज को आसानी से डिस्टॉर्ट कर सकता है। जैसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी के बारे में आपने सुना होगा, इसमें भी असल में सजेशंस के जरिए फॉल्स मेमोरी ही क्रिएट की जाती है। इनमें पहले किसी पर्सन को ट्रांस लाइक स्टेट में पहुंचा दिया जाता है और फिर थेरेपिस्ट उसे सजेशन देने शुरू करता है। उसके सजेशंस एक्चुअल में लीड का काम करते हैं, जिनको पकड़कर हमारा ब्रेन झूठे किस्से बुनने शुरू कर देता है और हमें लगता है कि हमने पास्ट लाइफ का कोई इवेंट याद आ गया। तो दोस्तों, ये कुछ समस्याएं हैं जो हमारी कॉग्निटिव एबिलिटी को अफेक्ट करती हैं, जिसकी वजह से ना तो हम रियलिटी को ठीक से परसीव कर पाते हैं और ना ही उसे ठीक से डिस्क्राइब कर पाते हैं। बावजूद इसके हमें ये लगता है कि हमारा एक्सपीरियंस एकदम सच्चा है। और ये सारी चीजें जो मैंने यहाँ आपको बताई हैं वो किसी हेल्दी इंसान के साथ भी हो सकती हैं, पर कुछ सिचुएशंस में ये एबिलिटी और भी ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, जैसे थकान, नींद, भूख, बीमारी, कोई रिदमेटिक एक्टिविटी या किसी साइकेडेलिक ड्रग का इफेक्ट। और फिर अगर किसी के साथ कोई मेंटल हेल्थ इशू है तो फिर तो ये एक अलग ही लेवल पर चली जाती। इसके अलावा एक चीज और है जो हमें रियलिटी को ठीक से समझने नहीं देती, और वो है कॉग्निटिव बायसेस, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जिसे किसी और वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का पर्पज आपको आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस की लिमिट्स एंड फैलेबिलिटी को समझाना है, जो कि साइंटिफिक टेम्परामेंट, रैशनैलिटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग का पहला स्टेप है। रैशनल थिंकिंग की शुरुआत खुद से होती है, जब हम अपने एक्सपीरियंसेस, अपने बिलीव्स, अपने बायसेस, इन सब की फैलेबिलिटी को समझने लगते हैं और उनको क्वेश्चन करना शुरू करते हैं, उनको जांचना शुरू करते हैं। साइंस इज ऑल अबाउट दैट ओनली। साइंस ने हमें समझाया है कि रियलिटी जो हम फील करते हैं उससे बहुत अलग भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अर्थ हमें रोटेट होती हुई फील नहीं होती, ना ही हमें यह देखने पर स्फेरिकल फील होती है, ना ही हम सन के अराउंड इसके मोशन को फील कर पाते हैं। आंखों से देखने पर तो यही लगता है कि अर्थ यूनिवर्स के सेंटर में है और पूरा यूनिवर्स इंक्लूडिंग प्लैनेट्स एंड सन इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, और शायद यही वजह थी कि हजारों सालों तक लोग इसे ही सच मानते रहे। तो दोस्तों, आई होप इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। लास्ट में चलते चलते मैं सभी सपोर्टर्स एंड मेंबर्स को थैंक यू बोलना चाहूंगा, जिनकी वजह से मैं इस तरह की वीडियोस आप तक पहुंचा पाता हूं। तो दोस्तों, आपसे फिर होगी मुलाकात एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।